हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए फिर से एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक का लेकर आई हूँ। तो ये अध्याय 10 है, चैप्टर 10 है। तो इसका अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए ज़रूर से। और आप किस किस ने मेरी बात मान करके क्वेश्चन आंसर करना शुरू किया है। जिन लोगों को लगता है कि आप यूपीएससी पास करना चाहते हो तो आपको ज़रूरी है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी करना भी ज़रूरी है और पढ़ना भी ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं। नए साम्राज्य और राज्य तो क्या है। अरविंद राजा बन गया। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में एक राजे का भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा कि वह शाही वेशभूषा और मूछे पर तान देते हुए रूपमहल कागज की लिपटी तलवार और शान से पकड़कर चमकदार करेगा। जरा सोचिए कि इतना हैरानी, अगर मान लीजिए ठीक है ये तो कहानी है, तो सोचिए अगर अभी अभी एक नाटक में और जिस समय सचमुच के राजा बनते थे उसी का एक तरह से छोटा सा कहानी बताया गया है कि किस तरह से राजा लोग पहनावा रुतबा में रहा करते थे। तो क्या कहती है प्रशस्त्रियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा कर रहा है। क्या गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त कौन से राजा थे? गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा तो समुद्रगुप्त है। ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद में अशोक के स्तंभ में खुदे गए लंबे शिलालेख से पता चला। कि कैसे पता चला समुद्रगुप्त के बारे में? तो इलाहाबाद में जो अशोक का स्तंभ है उसमें खुदे हुए लंबे अभिलेख में मिला। ठीक है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि एवं मैत्री ने हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में लिखा गया है। तो ठीक है, किसने लिखा है आखिर में, इसकी रचना किसने किया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन समुद्रगुप्त का जो दरबार में रहता था हरसेन, उसने लिखा है। ठीक है। यह एक विशेष कसम का अभिलेख है जिसमें प्रसिद्ध कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्त कहते हैं। यहाँ एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जिसे गौतमीपुत्र का सत्कर्णी के बारे में हम लोग पहले भी चैप्टर में 9 में पढ़ चुके हैं, उसी के बारे में बताया गया है। तो गुप्त काल में इनका महत्व और भी बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में हमें क्या बताती है? कवि ने इनमें राजा की एक योद्धा को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवियों के रूप में भरपूर प्रशंसा की। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। क्या है? योद्धा का समुद्रगुप्त। उनका शरीर युद्ध मैदान में कठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, वचों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियार से लगे घावों, दाग भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे क्या है? हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया है। ठीक है। मानचित्र में ये रंग आर्यावर्त के 9 शासकों है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अपने राज्य को मिला लिया। उसके बाद दक्षिण पथ के बाहा शासक आते हैं। ठीक है। उनमें से कुछ राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु, यहाँ पे मानचित्र इसमें दिया गया है। ठीक है। इसको बाद में देखते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, प्रमुख, ये किसका है, तो गुप्त वंश का जो है उसके बारे में दिया हुआ है। मथुरा यहाँ पे, कनौज यहाँ पे, त्याग यहाँ पे, थाने सर यहाँ है, पाटलिपुत्रम, नालंदा, नालंदा में क्या है, बौद्ध वृक्ष का बौद्ध वृक्ष जो है वहाँ पे उपदेश दिए हैं उसके बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 98वीं ईस्वी में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत की परंपरा के रूप में गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शंकों पर विजय की प्राप्ति के लिए स्वायत्त की स्थापना और विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की थी। वंशावली, वंशावली किसको कहते हैं, जैसे कि जैसे क्या बोले, जैसे कि अगर पिता बना तो उसके बाद बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद वंशावली, उस टाइप से होता है। तो अधिकांश प्रांतीय शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। यह प्रश्नियाँ समुद्रगुप्त के प्रतितामह पितामह यानी परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लक्ष्मी गुण की थी और पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज सबसे बड़ी उपाधि धारण की थी। देखिए कैसा रहता उपाधि, महाराजा धीराज किसने, तो चंद्रगुप्त पहले शासक थे। ठीक है, यहाँ पे समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेखित है। मतलब यहाँ पे दादा परदादा का महाराजा और पिता का उपाधि है, और समुद्रगुप्त का महाराजा धीराजा। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में हमें अनेक उनके बारे में शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है कि उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान के अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा है, और कुछ के बारे में जानकारी मिलेगी अगले चैप्टर में। ठीक है, तो हर्षवर्धन और हर्षचरित्र, जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चला है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित में लिखी। एक चीज़ है कि जैसे कि अगर बहुत ऐसे राजा हैं कि अपने राइटर जो अब के ज़माना में होते हैं, जैसे कि अपना व्याख्या करवाने के लिए, अपने कामों को दर्शाने के लिए, अपने उपदेश को छपवाने के लिए एक अभिलेख का या पुस्तक का गठन किया जाता था कि पुस्तक लिखना है। जैसे कि अशोक ने शिलालेख बनवाया, उसी तरह से बहुत सारा अपना, अब अकबर ने पुस्तक लिख दिया है, जबकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, दूसरा ही लिखा अकबरनामा, हुमायूं नामा, इस टाइप से कुछ होता था। तो इस टाइप से इसने भी कहा। और यहाँ हर्षवर्धन का कवि कौन था, तो बाणभट्ट। ठीक है, और संस्कृत में लिखा गया। तो हर्षचरित्र क्या है, कौन सा भाषा में है, संस्कृत में। अब किसने लिखी, तो बाणभट्ट ने। और बाणभट्ट कौन था, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि था। ठीक है, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बन सकता है। इनमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने का तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री सेवन त्यासंग इसके बारे में तो पहले भी है। चलिए ठीक है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के पर थानेसर के राजा बने। कहाँ का राजा बना, तो थानेसर का। उनके बहनोई कनौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक पर उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कनौज को अपने अधीन कर लिया
और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने उन्हें रोका। तो यहाँ पे कौन सा था, नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश किया। कौन कोशिश किया यहाँ पे, तो कौन, हर्षवर्धन के अधिकारी। तो यहाँ पे किसने रोका, तो चालुक्य नरेश पुलकेश द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। ठीक है। पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों की राज्य की उनकी राजधानी कांचीपुरम आसपास के क्षेत्र लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य राज्य का कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। तो यहाँ पे सिर्फ ये है, ये आपका एक तरह से मान के चलिए इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते, पर हाँ ये जैसे कि राजधानी है, ये इम्पोर्टेंट है। पल्लव की राजधानी कौन था, तो कांचीपुरम का आसपास का क्षेत्र कावेरी नदी डेल्टा तक फैला हुआ था, बस। और चालुक्य लोग का कृष्ण नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच। चालुक्य की राजधानी लोहा थी। चालुक्यों की राजधानी कौन थी, तो एलहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, व्यापारिक केंद्र था। यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। ठीक है। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानी की निशाना बनाया जाता था और समृद्ध शहर था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य थे। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। इनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कृति की रचना प्रशस्ति में पता चला। ठीक है, यहाँ पे क्या देखिए, यही चीज़ बताए थे कि बहुत सारे राजा हैं कि अपने दरबार रख दिया है और उसमें एक तरह राइटर लिख दिया है कि हम मेरे बारे में जीवनी में लिख दो, तो वही है राइटर। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उसके बाद उसके दरबारी का नाम क्या था, तो रविकांत द्वारा लिखा हुआ था प्रशस्तियाँ दरबारी। तो इसमें उसने पूर्वजों का खास तौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया है। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया, 4 पीढ़ी। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा के राज्य द्वारा मिला था, चाचा के द्वारा राज्य मिला था। रवि कृति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्रगुप्त इलाके के अभियान चलाया। इसने अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्लभ होती गई। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राजपूत और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। किसने, पल्लवों और चालुक्यों के अंततः राजपूत और चोल वंशों कर समाप्त कर दी। तो इन राजाओं का प्रशासन कैसे चलता था, पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं की भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण थी। तो इन सबका तो एक ही है, भूमि से और एक ही कर चुकाने या कर लेने से था। तो प्रशासन की प्राथमिकता गांव थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के लिए तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए थे, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात प्रमुख न्यायाधीशक थे। तो यहाँ पे देखिए वंशानुगत ही बना, जो कि कवि थे उसके पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश अधिकारी थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना सकता है कि महादंडनायक ऑप्शन में दिया होगा मुख्य न्यायाधीश, मतलब एक तरह से पूछ देगा कि कौन क्या कहते थे इसको। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करते थे। हरिसेक एक
दंड नायक होने के साथ साथ कुमार एक कवि भी थे। फिर कुमार मत्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा संधि विहिक अर्थात युद्ध की शांति और विषयों की मंत्री भी थे। तो यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है। संभवतः यहाँ स्थानीय प्रशासन की प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर व्यापारी, सौयान यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा यानी लिपिकों का प्रधान जैसे लोग रहते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो गए कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने लगे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा भी पुराने राजाओं की तरह एक संगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यक पड़ने पर राजा की सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिसमें से सेना तथा घोड़े की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इसके तहत व्यक्ति सामंत कहलाते थे, मतलब जो काम कर रहे थे उससे सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं शासक दुर्लभ होते हुए सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते। दक्षिण के राजाओं की सभाएं। पल्लवों के अभिलेख कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन, जिसे सभा कहा। ब्राह्मण की भूमाएं संगठन है, जिसे सभा कहा। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी तथा जोड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिर देखभाल आदि का काम करती थी। जिन इलाकों में भूमि स्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उन नामक ग्राम सभा के होने की बात कही है। तो यहाँ पे उर नामक किसे कहा गया है, तो ग्राम सभा के होने की बात कही है। भूमि का ब्राह्मण। नगरम व्यापारियों का एक संगठन नाम है, ठीक है। नगरम किसे कहते हैं, तो उसमें व्यापारी का एक संगठन है नगरम, ठीक है। इसमें भी आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट। संभवतः इन सभाओं को धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दी तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोग जनसाधारण के जीवन में थोड़ी भी बहुत झलक हमने नाटकों और कुछ अन्य स्रोतों से मिली है। चलो इस कालिदास अपने नाटकों एवं राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। इन नाटकों में रोचक राजा और अधिकांश ब्राह्मणों की संस्कृति बोलते करते थे, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृतिक बोलती थी। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शुकुंतलम दुष्टम शुकुंतलम नाम की एक युवती का प्रेम कहानी। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो यहाँ पे देखिए कालिदास, ठीक है। कालिदास का वे सेकंड सुनिए, कालिदास है, और कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्टम नामक एक राजा शुकुल। ये जो है आपका क्वेश्चन आप पूछ चुका है ना, विश्वास हो तो देख लीजिए। पिछले मतलब इधर नहीं, हाल फिलहाल में नहीं पूछा है, मतलब पहले का क्वेश्चन में आपका पूछ चुका है। क्वेश्चन फिल्म्स में उठा के एकदम डायरेक्ट इसको उठा कर दे दिया है। तो यहाँ पे एक कहानी है, स्टोरी दिया हुआ है। चीनी तीर्थयात्री का फासियन का ध्यान उन लोगों को दुगंती पर भी गया जिन्होंने ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर लड़ना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आग्रह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चेट करते थे, और आवाज़ सुनकर लोग सतर्क हो जाते थे और छू जाने पर या किसी प्रकार का संपर्क से बचते थे। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। तो क्या है अब
मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यात्रा का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी और तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब ने रहने वाले अन्य लोगों ने बुध नहीं थे, जो घुमक्कड़ कबीले के होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुस्थल में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम में भी अल्लाह का सर्वोपरि नाम है। उसके बाद सभी को समान माना जा गया है। यहाँ इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है, सभी को जानते हैं। मुसलमान स्त्री और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए भक्त स्त्रियां और की सच्चाई स्त्रियों को, पुरुषों को धैर्यवान और स्थिर मन की स्त्रियां और पुरुषों के लिए दान देने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए उपवास रखने के लिए। ये उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है आपका चैप्टर। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो, आपको क्वेश्चन बनाना है। सारा क्वेश्चन का आंसर ऊपर में है, पढ़ ही चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो फिर से बोलते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कमियां क्या हैं, मैं उसे सुधारना चाहूँगी ज़रूर से। थैंक यू।